Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. दोस्तों, in the last 3 classes of Indian history, we just made a background to reach Stone Age. हमने लास्ट 3 क्लासेस में सिर्फ एक पृष्ठभूमि तैयार की कि हमें किस तरह से स्टोन एजेस में पहुंचना है और किस तरह से उससे कनेक्ट करना है। जैसा कि हिस्ट्री के किताबों में हमें स्टोन एज पहले टॉपिक के रूप में मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन हमने उसके पहले का एक बैकग्राउंड तैयार किया है। आपने अगर वीडियो वो देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो नए बच्चे जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं जाकर पिछले 3 वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि 5 मिनट में यहाँ रिव्यू करूंगा उन वीडियोस का, ताकि आप वेल कनेक्ट हो सके टॉपिक से। बेसिकली आज हम स्टोन एज पढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि पहले वीडियो में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में जो कंटेंट है उससे मैंने अवेयर कराया था आप लोगों को। दूसरे वीडियो में भी डिस्कस्ड अबाउट द एज ऑफ अर्थ एंड हाउ द एज ऑफ अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेगमेंट, era, epoch and period. And in the last video we discussed about the origin and development of human, मानव के विकास की और उसकी उत्पत्ति के बारे में हमने जाना था लास्ट वीडियो में। एक बार मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूं 5 मिनट, ताकि आप अपने को कनेक्ट कर सके टॉपिक से, स्टोन एज से। ठीक है, देखिए हमने लास्ट वीडियो में सेकेंड वीडियो में हमने अर्थ के एज के बारे में बताया था। हमने अर्थ के एज के बारे में क्या बताया था कि अर्थ इज ओवर 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी 4000 मिलियन ईयर से भी ज्यादा अर्थ की उम्र हो चुकी है। और अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको ये डेटा भी मिलेगा। अप्रोक्सीमेट यही कहीं 5 अरब वर्ष, कहीं 4.6 अरब वर्ष, कहीं 4.8 अरब वर्ष, ये मिलेगा आपको। लेकिन अप्रोक्सीमेट हमने रखा है, जो स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी, उसमें ओवर 4000 मिलियन ईयर्स एगो ये हमने देखा है, और उसी को हमने लिखा था वहां पे, पिछले वीडियो में बताया था। देखिए बेसिकली हमने क्या बताया था कि अर्थ की जो उम्र है उसको 3 सेगमेंट में बांटा गया। जैसे कि हम वर्ष को, ईयर को हम बांट देते हैं महीनों में, और महीनों को सप्ताह में, सप्ताह को दिन में, ऐसे बांट देते हैं। उसी तरह से हमने अर्थ की उम्र को, अर्थ के एज को, अर्थ के टाइम पीरियड को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था। मैंने बताया भी था, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। ये मैंने बताया था कि ये सबसे बड़ा सेगमेंट है महाकल्प या एरा, जो कि यहां पर है। उसके बाद दूसरा सेगमेंट है छोटा, उससे छोटा इपोच यानी कि युग, और तीसरा हो जाएगा पीरियड यानी कि कल्प या शक। तो ये हो गया आपको एरा सबसे बड़ा, जिसे महाकल्प कहते हैं। उसके भीतर क्या हो जाएगा, उसको हमने डिवाइड किया। जब एरा को डिवाइड किया तो हमने इपोच बना दिया। इपोच का मतलब हो गया युग, और जब हमने इपोच को डिवाइड किया, युग को डिवाइड किया, तो हमने पीरियड, कल्प या शक बना दिया, ये सबसे छोटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिवाइड किया उसको। ठीक है, देखिए एरा सबसे बड़ा सेगमेंट है, फिर इपोच, पीरियड। एरा यानी महाकल्प, इपोच हिंदी में बोलेंगे युग, और पीरियड कल्प या शक। देखिए अब जो हमने अर्थ के टाइम पीरियड को, सेगमेंट को बांटा है कि सबसे बड़े सेगमेंट में ये है प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ये 4 सेगमेंट होते हैं, अलग अलग सेगमेंट है इसके एरा के। और देखिए प्री पैलियोजोइक में कोई इपोच नहीं है, लेकिन 2 पीरियड में बटा हुआ है। ये पहला है आर्कियन, यहां लिख नहीं रहा हूं मैं क्योंकि मैं पिछले वीडियो में सारा लिख के बता चुका हूं, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद पैलियोजोइक जो है इसको बांटा गया है, ये प्राइमरी इपोच में आता है। ठीक है, सॉरी, प्राइमरी इपोच जो है पैलियोजोइक एरा में आता है। तो अब इसको हम प्राथमिक युग भी बोलते हैं। और इसमें हमने इसके 6 सेगमेंट हैं। 6 सेगमेंट में यहां पे कैम्ब्रियन, उसके बाद ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, ये 6 हो गए। उसके बाद मेसोजोइक में देखिए, यहां पे मेसोजोइक के अंदर आ जाएगा क्या, इपोच कौन सा आएगा, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक इपोच आएगा, द्वितीयक युग आएगा। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ठीक है, और सीनोजोइक के अंदर आएगा
टर्शियरी इपोच, तृतीयक युग, और इसे बांटा गया है 5 पीरियड में। क्या होगा वो? पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो ये प्लायोसीन यहीं पे मैं लिख रहा हूं, प्लायोसीन क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा। आपने देखा होगा वीडियो तो आप समझ भी रहे होंगे। और यहां पे क्वार्टनरी जो है, क्वार्टनरी नियोजोइक में आएगा, के अंदर आएगा क्वार्टनरी चतुर्थक युग। और अभी हम लोग चतुर्थक युग नहीं है, इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट इसका है प्लीस्टोसीन, और दूसरा है होलोसीन। यही मैं लिख रहा हूं क्योंकि अभी आपको समझाना है इसमें। तो अब देखिए, मैंने ये बताया था कि इसके पहले टर्शियरी युग तक ह्यूमन का धरती पे कोई नामो निशान नहीं था, यानी टर्शियरी के पहले तक अर्थ के इस इपोच में या इस एरा में या इस पीरियड में ह्यूमन का कोई नामो निशान नहीं था, ह्यूमन नहीं था धरती पर। ह्यूमन आया है कब? टर्शियरी पीरियड, टर्शियरी युग, ठीक है, टर्शियरी इपोच के प्लायोसीन पीरियड में ह्यूमन आया है, ठीक है, पहली बार टर्शियरी इपोच के प्लायोसीन पीरियड में आया है ह्यूमन, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड ये टर्शियरी इपोच के प्लायोसीन पीरियड में आया है। और अगर हम देखें यहां से तो ह्यूमन का इमर्जेंस कब हुआ अर्थ पे? सिनोजोइक एरा, सिनोजोइक महाकल्प में, सिनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी इपोच में, तृतीयक युग में। और तृतीयक युग के किस कल्प या शक में यानी पीरियड में? तो प्लायोसीन पीरियड में। लेकिन ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो क्वार्टरनरी पीरियड में, क्वार्टरनरी इपोच में, ठीक है, चतुर्थक युग में इंसान आया है धरती पे प्लीस्टोसीन पीरियड में। तो ये आपको ये 2 चीजें जाननी जरूरी थी कि अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो टर्शियरी इपोच के प्लायोसीन पीरियड में इंसान ह्यूमन का इमर्जेंस हुआ है प्लायोसीन पीरियड में। हालांकि वो कंप्लीट वो ह्यूमन नहीं था, उसके बारे में मैंने बताया है लास्ट वीडियो में, अभी बताऊंगा। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो चतुर्थक युग क्वार्टरनरी इपोच के प्लीस्टोसीन पीरियड में इंसान आया है। देखिए अभी हम लोग होलोसीन पीरियड में हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हम होलोसीन पीरियड में हैं जो कि प्रेजेंट है। और मोस्ट रिसेंट यानी होलोसीन के जस्ट पहले प्लीस्टोसीन था। ये आपको ध्यान देना होगा। आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो वहां आपको मिल जाएगा, रामाचरण शर्मा की जब किताब पढ़ेंगे वहां मिलेगा आपको, मैन इज सेड टू हैव appeared on earth in the Pleistocene period of quaternary epoch। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए हमने जो बताया था लास्ट टाइम कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो देखिए ह्यूमन के डेवलपमेंट में प्राइमेट्स के ग्रुप की चर्चा होती है। प्राइमेट्स के ग्रुप में एक स्पेशल समूह है, वो कौन कौन से हैं भाई? मॉन्की है, वानर है और कपी है, यानी कि मॉन्की को ही वानर कपी बोलेंगे। उसके अलावा एप है, लंगूर है, उसके अलावा गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ओरेंगुटन है और मोल यानी कि छछूंदर है। उसमें से एक जो मॉन्की का है, मॉन्की जो प्राइमेट का एक पार्ट है, उससे ये रामापेथिकस निकलेगा। ठीक है, ये रामापेथिकस निकलता है, इमर्जेंस होता है, मतलब मॉन्की के जस्ट बाद जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें रामापेथिकस आता है। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है? अफ्रीका में। ठीक है, डिटेल आप पिछले वीडियो में देख लेना। तो रामापेथिकस, और रामापेथिकस जो है ये बेसिकली दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल एरिया में, टोंग एक जगह है, वहां पे ये थे, और वहां के टॉरिड जोन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और वहां से ये एक ब्रांच निकलता है जो प्लेन में चला जाता है, मैदानी भागों में, दूसरा ब्रांच इसका फॉरेस्ट में ही रह जाता है। ठीक है, तो जो मैदानी भागों में आ जाते हैं वे अपने आप को क्या करेंगे? मैदानी भागों के अनुसार, प्लेन के अकॉर्डिंगली अपने शारीरिक रूप को, अपने हैबिट्स को, ठीक है, उसको ढालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहीं से एक डेवलपमेंट शुरू होगा। पहला होगा उसमें ऑस्ट्रेलोपेथिकस,
ठीक है, जो कि बिल्कुल 4 पैर पे चलेगा, खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन होमो हैबिलस थोड़ा थोड़ा हाथ उठाना शुरू कर देगा, हल्का सा, ठीक है। हाथ उठाना मतलब दोनों पैरों को, आगे वाले पैरों को हाथ के हिसाब से वो उठाना शुरू कर देगा, और उसी में उसने छोटे छोटे टूल्स यानी इंप्लीमेंट्स भी बनाए, ठीक है। पहली बार हाथों का उपयोग करेगा ये। उसके बाद हिडलबर्ग, यूरोप में इनका डेवलपमेंट हुआ, वहीं खत्म हो गया। होमो इरेक्टस, इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड पूरा सीधा हो गया, तो इन्होंने आगे वाले दोनों पैरों को बिल्कुल उठा लिया इस तरह से, और पूरी तरह से हाथ का इस्तेमाल करने लगे। ये होमो इरेक्टस दो तरह के हैं, जावा मानव है और एक पेकिंग मानव है, जावा ह्यूमन, पेकिंग ह्यूमन। ये इंडोनेशिया आइलैंड, जावा आइलैंड इंडोनेशिया में पाए गए, और ये पेकिंग जो है, जो कि बीजिंग, अभी चीन की राजधानी है, पुराना नाम पेकिंग था, तो वहां पे इनके रिमेन्स मिले। दोनों कैनिबल, हालांकि कैनिबल थे, नरभक्षी थे, ठीक है। उसके बाद निएंडरथल, पहली बार कहा गया कि ये, इसमें देखा गया कि इनमें कल्चर का विकास हुआ, कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वहां पे इन्होंने घर बनाया, लेबर डिवीजन किया, महिलाएं घर में रहती थी, पुरुष बाहर जाते थे, और उसके अलावा इन्होंने खाना पकाया। आग का आविष्कार, आग की डिस्कवरी होमो इरेक्टस ने की, ठीक है ना। लेकिन निएंडरथल ने इसको बड़े पैमाने पे आग का इस्तेमाल किया, गुफाओं में जहां जहां ये रहते थे, जर्मनी के निएंडर रिवर वैली में ये रहते थे, हाँ, स्टोन शेल्टर्स बनाकर वहां पे, और ये खाना पका के खाते थे। वहां पे मांस के जले हुए कुछ रिमेन्स मिलेंगे, जले हुए उसके कुछ एविडेंसेस मिलेंगे कि मांस जले हुए थे, हड्डी जले हुए थे, ताकि उन्होंने आग का इस्तेमाल किया था, खाना पका के खाया था। उसके अलावा डेड बॉडी बेरियल के भी एविडेंस मिले हैं, डेड बॉडी को दफनाते थे, और उसमें जो व्यक्ति मरता था, जो मृत व्यक्ति है, उसके पसंद का सामान भी रखते थे। इसका मतलब ये है कि वो समझते थे कि पारलौकिक जीवन में, यानी कि सोल इज इमोर्टल, आत्मा जो है वो अमर है, आत्मा की अमरता में विश्वास था, तभी वो सामान रखते थे ताकि वो पारलौकिक जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये सब चीजें थी निएंडरथल के बाद क्रो मैग्नन, और अभी आधुनिक मानव होमो सेपियंस, जिसका कनेक्शन हमारे स्टोन एज से है। तो अब हम स्टोन एज की तरफ बढ़ेंगे। तो अब चलते हैं हम स्टोन एज की तरफ। स्टोन एज का मतलब पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। अब स्टोन एज जो है, हमने कहा था कि होमो सेपियंस का डायरेक्ट कनेक्शन है स्टोन एज से, ठीक है, बताया था अभी। देखिए स्टोन एज जो है, इससे हम कहते हैं, रखते हैं प्री हिस्ट्री के सेगमेंट में, यानी कि इससे हम प्रागैतिहासिक काल की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों ऐसा है, हमने पहले भी बताया था कि एविडेंस के आधार पर, इसको समझ लीजिए, एविडेंस के आधार पर हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है, 3 पार्ट। प्री को मतलब प्री हिस्ट्री यहां लिखेंगे, यहां प्रोटो हिस्ट्री, यहां हिस्ट्री, मैंने पूरा नहीं लिखा है। प्री हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक, हाँ, काल, इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और इसको बोलते हैं हिस्ट्री। क्या डिफरेंस है मैंने बताया था, देखिए हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन, इतिहास का इंफॉर्मेशन आपको 2 चीजों पे मिलेगा। एक तो मिलेगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे, मैं सिर्फ पे लिख रहा हूं, और दूसरा मिलेगा रिटन एविडेंस पे। यहां भी आर्कियोलॉजिकल, यहां भी रिटन, यहां भी आर्कियोलॉजिकल, यहां भी रिटन, मैंने लिख दिया तीनों जगह पे। अब देखिए प्री हिस्ट्री क्या है, यहां सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा, रिटन एविडेंस है ही नहीं, ठीक है ना, सिर्फ एविडेंस जो खुदाई में मिलेंगे, ठीक है, एक्सकैवेशंस में मिलेंगे, उसी के आधार पर इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा प्रागैतिहासिक काल का, यानी कि प्री हिस्ट्री का। प्रोटो हिस्ट्री में देखिए ये दोनों हैं, लेकिन रिटन जो है इसको पढ़ा नहीं जा सका, मैंने पहले भी बताया था, पहले ही वीडियो में, पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट है, उसमें स्क्रिप्ट है, लिखे हुए मटेरियल है, लेकिन वो पढ़े नहीं गए, तो हमें तो एविडेंस सिर्फ इसी के आधार पर मिलेगा इंफॉर्मेशन। यहां क्या है, हिस्ट्री में यही से रिटन मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा, इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी होंगे और रिटन भी होंगे, ठीक है, दोनों से इंफॉर्मेशन मिलेगा। अंतर क्या हो गया, देखिए प्री हिस्ट्री में सिर्फ एक्सकैवेशन के आधार पर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगे, जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक।
प्रोटो हिस्ट्री में यानी आद्य ऐतिहासिक काल में की बात अगर हम करें तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, यानी कि एक्सकैवेशन से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। और रिटन तो है लेकिन रिटन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे पढ़ा नहीं गया। यहां रिटन भी पढ़ा गया और आर्कियोलॉजिकल तो है ही, तो दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। यहां रिटन का नहीं हो रहा है, यहां रिटन का हो रहा है, यानी कि क्लियर है कि यहां सिर्फ आर्कियोलॉजी की बात होगी, इसी से इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहां भी सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से इस्तेमाल से ही हम जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहां रिटन मटेरियल है, पढ़ा नहीं जा सका, यहां दोनों है और दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। बिकॉज वी आर डूइंग स्टडी ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज स्टोन एज, तो हमें कुछ फैक्ट्स भी जान लेना जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं देखिए, यहां पर 1842 एडी की बात हम कर रहे हैं। डॉक्टर प्राइम रोज हैं जिन्होंने सबसे पहले लिंगसुगर रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका में, ठीक है, लिंगसुगर रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। और प्राइम रोज को क्या मिला? प्राइम रोज को मिला एक स्टोन नाइफ यानी कि छुरा और एक एरोहेड तीर का फलक। तो ये कर्नाटका में है, लिंगसुगर रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, रायचूर जिले में। तो फर्स्ट डिस्कवरी जो है स्टोन एज की इंडिया में, इसके लिए क्रेडिट गोज टू डॉक्टर प्राइम रोज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राइम रोज को 1842 में इन्होंने लिंगसुगर रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में इन्होंने खोज की थी स्टोन नाइफ की और एरोहेड की, यानी कि एक पत्थर के पाषाण छुरे की और एक तीर के फलक की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात 1853 एडी में होती है, जब जॉन इवांस जो हैं, इन्हें कुछ स्टोन के टूल्स या उसको इंप्लीमेंट्स कहें, औजार कहें, उपकरण कहें, ये इन्होंने खोज की टी नरसिंहपुर। और ये टी नरसिंहपुर कहां है? ये देखिए, ये है नर्मदा कोस्ट, एमपी, नर्मदा तट पे के किनारे एमपी में, मध्य प्रदेश में टी नरसिंहपुर जो है, यहां पर जॉन इवांस ने ये कुछ इन्हें इंप्लीमेंट्स मिले टी नरसिंहपुर में। उसके बाद 1863 एडी में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूसफूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट ब्रूसफूट को हैंडेक्स मिलता है, और कहां पे मिलता है? पलवरम नियर चेन्नई, जो कि पहले मद्रास कहा जाता था। देखिए, पलवरम नियर चेन्नई, पहले ये मद्रास कहा जाता था, ठीक है। तो यहां पे हैंडेक्स यानी कि हस्त कुठार बोलते हैं इसे, कुल्हाड़ी होती है, ठीक है। तो ये मिला इनको पलवरम, और इनके लिए दो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। पहला कि एक तो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, पुरातत्ववेदा नहीं थे, और इनके बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात कि ये कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है, ये थे जियोलॉजिस्ट यानी कि भूवैज्ञानिक थे, और इन्हें फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया, भारत में प्रागैतिहासिक इतिहास का या प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है, ठीक है। हालांकि बहुत जगह पे आपको, कुछ जगह पे डॉक्टर प्राइम रोज को भी कहा गया है क्योंकि पहला डिस्कवरी इन्होंने किया था। लेकिन ऐसा होता है कि जनरली आपको जो 4 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, उसमें ब्रूसफूट होते हैं, ठीक है। तो या तो अगर 4 ऑप्शन होंगे तो या तो ब्रूसफूट होंगे उसमें से एक, या फिर डॉक्टर प्राइम रोज होंगे, दोनों नहीं होगा एक साथ। अगर डॉक्टर प्राइम रोज होते हैं, ब्रूसफूट नहीं होते, तो आप प्राइम रोज को लगा देंगे, नहीं तो फिर आप रॉबर्ट ब्रूसफूट को लेके चलेंगे, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया। ज्यादातर जगहों पे आपको रॉबर्ट ब्रूसफूट ही दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 1884, विलियम किंग, इन्हें भी हैंडेक्स मिलता है,
कहां पे? इन्हें मिलता है अतिरमपक्कम, तमिलनाडु में। ठीक है, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में इन्हें मिलता है। देखिए, विलियम किंग को हैंडेक्स मिलता है अतिरमपक्कम तमिलनाडु में। ये 1884 की बात है। उसके बाद हम 1935 डी टेरा पैटरसन ये हैं, ये लीड कर रहे हैं एक कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन को, यल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन उसको बोलते हैं, अभियान बोलते हैं, उसको लीड कर रहे हैं उस टीम को पूरे। तो ये डिस्कवर करती है ये टीम स्टोन टूल्स को। ठीक है, स्टोन टूल्स, हाँ, पाषाण उपकरण इनको मिलते हैं कहां पे? पोतवार प्लेटो। और ये पोतवार प्लेटो कहां पे है? ये है शिवालिक वैली, पाकिस्तान में। इधर से आप देख सकते हैं शिवालिक वैली, पाकिस्तान में। ठीक है, अब एक और है आखिरी, इसको भी आप याद रखें। 1950 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टुअर्ट पिगट की बात हम करते हैं। ठीक है, इनकी एक बुक है, और वो बुक कौन सी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो इसमें इन्होंने स्टोन एज की डिटेल चर्चा की है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि जरूरी थे आपको जानना, क्योंकि इनसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं स्टोन एज युग के बारे में। तो ये बहुत सारे क्रेडिट जो हैं इन लोगों को जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे इंप्लीमेंट्स की खोज की और उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफी मदद मिली। नाउ वी मूव ऑन फर्दर। देखिए होता क्या है कि स्टोन एज को बेसिकली 3 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? पैलियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हिंदी के लिए मैं लिख भी देता हूं, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ठीक है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, 3 पार्ट में बांटा जाता है, 3 पार्ट में है। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हम टाइम देख लेते हैं इसका। देखिए 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, यह है पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये देखिए यहां से 10,000 बीसी, 10,000, यहां पे मैंने 1,000 किया, 10,000 बीसी टू 8,000 बीसी बिफोर क्राइस्ट। इसको आप बीसीई भी बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। और इसकी जहां तक बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल को हम रख सकते हैं 8,000 बीसी टू 6,000 बीसी। यानी कि पूरा जो स्टोन एज है, स्टोन एज को हम रखेंगे 5 लाख बीसी, 5 लाख बीसी टू 6,000 बीसी। ठीक है, स्टोन एज का कंप्लीट जो पीरियड है 5 लाख बीसी टू 6,000 बीसी, 3 पार्ट में है। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड है 5 लाख बीसी से देखिए शुरुआत होता है।
तो ये जो पैलियोलिथिक है पूरा पाषाण काल, ये 10,000 बीसी तक रहेगा। फिर 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल, फिर 8,000 बीसी यहाँ पे है और 6,000 बीसी तक रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको किताबों में मिल सकता है इस एज को लेके, उसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसे कहेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। फिर इसे कहेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। और इसे कहेंगे अपर पैलियोलिथिक एज। हिंदी में अगर लिखे तो इसे कहेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल, और इसे कहेंगे उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं सिर्फ पैलियोलिथिक एज की। ये 3 पार्ट में इसे हम बांट सकते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज या पीरियड, जो भी कह ले। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब इसके टाइम पीरियड को देखिए, हम देखते हैं तो ये पूरा टाइम पीरियड 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी है, देख लीजिए। अब इसका जो टाइम पीरियड होगा 5 लाख बीसी टू 50,000 बीसी, ठीक है। इसका जो होगा 50,000 से 50,000 बीसी टू 40,000 बीसी, और इसका हो जाएगा 40,000 बीसी टू 10,000 बीसी। देखिए ये पूरा 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी था, तो जब हमने 3 पार्ट में बांटा तो 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक लोअर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद फिर 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल, और फिर 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक अपर पैलियोलिथिक एज, और यहाँ पे पूरा पाषाण काल खत्म हो जाता है और फिर यहाँ से मेसोलिथिक एज शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ 10,000, तो 10,000 बीसी से 8,000 बीसी और फिर आगे 8,000 बीसी टू 6,000 बीसी, यानी कि पूरा जो पीरियड है स्टोन एज का, अगर तीनों मिला लिया जाए, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, तो 5 लाख बीसी टू 6,000 बीसी ये आपका है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमें ये पढ़ना है, कौन सा, ये पैलियोलिथिक एज, ये पूरा हमें पढ़ना है। तो हम मूव ऑन करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज पे, ठीक है। इसके बाद का जो मेसोलिथिक और नियोलिथिक, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में क्या, यहां पे हंटर और गैदरर है व्यक्ति, ठीक है। यहां पे जब जाएगा मेसोलिथिक एज में, तो यहां पे ये डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर देगा एनिमल्स का, और यहां पे सेटल्ड लाइफ हो जाएगा नियोलिथिक पीरियड में, क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत होगी तो इंसान वहां पे रुकेगा फसल को काटने के लिए, और इसीलिए इसको गॉर्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक एज को कहा है रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्रांति कहा है, नवपाषाणकालीन क्रांति कहा है इसे, हाँ, नियोलिथिक क्रांति कहा है, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा है गॉर्डन चाइल्ड ने। तो ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। फिलहाल अभी हम आज की क्लास में
पैलियोलिथिक एज पे चर्चा करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब अभी हमने देखा था कि 3 पार्ट में हमने बांटा था इसको। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक या निम्न पैलियोलिथिक, मैं खाली इतना ही लिख रहा हूं, मिडिल पैलियोलिथिक या मध्य पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण, मध्य पूरा पाषाण का, और यहां हो जाएगा अपर या उच्च। पढ़ेंगे कैसे? पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि मैंने क्या लिखा था, लोअर पैलियोलिथिक एज यानी निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी मध्य पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज यानी उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब देखिए क्या क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं। अब हमने टाइम पीरियड भी तो बता ही दिया था। टाइम पीरियड हमने क्या लिखा था पैलियोलिथिक एज का, 5 लाख BC टू 10,000 BC, ये इसका टाइम पीरियड है। तो यहां पे हम टाइम पीरियड लिख लेते हैं, 5 लाख टू 50,000 BC। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 50,000 टू 40,000 BC, और ये हो जाएगा आपको 40,000 BC टू 10,000 BC। इसके बाद 10,000 से 8,000 मेसोलिथिक एज और 8,000 से 6,000 BC नियोलिथिक एज। ठीक है, अब यहां की बात, ये टाइम पीरियड हमने लिख लिया। फिलहाल पैलियोलिथिक एज के 3 सेगमेंट को देखें तो इनमें डिफरेंसेज जो आएगा वो डिफरेंसेज आएगा इंप्लीमेंट्स को लेके, औजारों को लेके, टूल्स को लेके, उपकरणों को लेकर। ठीक है, देखिए यहां पर आप समझिएगा, ये भी आइस एज है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, हिम युग है ये, यहां पे ये आइस है, आइस एज है, ये भी आइस एज है, यहां पे एंड हो जाएगा। ठीक है, आइस एज का। ठीक है, यहां पे होमो सेपियंस आ जाएंगे उच्च पूरा पाषाण काल में। देखिए अब यहां पे जो है, पहले तो यहां पे है कोर कल्चर, कैसे होगा अभी बताऊंगा। यहां पे है फ्लेक या फलक कल्चर, और यहां पे है ब्लेड। डिफरेंस मैं बताऊंगा। कोर इसको बोलते हैं हिंदी में फलक। ठीक है, अब यहां पे इंप्लीमेंट्स में क्या क्या होंगे, यानी टूल्स में क्या क्या होंगे, देखिए यहां पे हो जाएंगे चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर, हैंड एक्स। ठीक है, हिंदी में इन दोनों को यही बोलेंगे। क्लीवर को हम बोलेंगे विदारणी, हैंड एक्स हस्त कुठार, हस्त कुठार। अब यहां पे अगर आते हैं, अभी मैं सारा चीज समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए इधर जो होगा, इधर होगा स्क्रैपर, पॉइंटर, ब्यूरी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे खुरचनी। ठीक है, इसको कहेंगे बेधनी, और इसको कहेंगे तक्षणी, तक्षणी।
तक्षणी, ठीक है, तक्षणी। तक्षणी, ठीक है, ये हो गया। इधर भी ये जो होंगे इधर भी होंगे, सिर्फ एक ब्लेड कल्चर आ जाएगा, अभी मैं समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो स्टोन यूज होगा बनाने के लिए वो है क्वार्टजाइट। यहां पे जो होगा फ्लेक कल्चर में, उसमें 4 तरह के स्टोन हो जाएंगे। क्वार्टजाइट तो होगा ही, ये तो होगा ही क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट तो होगा ही। उसके अलावा हो जाएगा फ्लिंट, उसके अलावा हो जाएगा चर्ट, और उसके अलावा हो जाएगा जैस्पर। देखिए स्टोन के इस्तेमाल से यहां सिर्फ क्वार्टजाइट स्टोन का इस्तेमाल हो रहा है इंप्लीमेंट्स बनाने के लिए, और यहां और जुड़ जाते हैं फ्लिंट, चर्ट और जैस्पर, ठीक है। बाकी ये जो पत्थर है यहां भी इस्तेमाल होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या है। देखिए ये कोर मेथड है, ये फ्लेक मेथड है, ये ब्लेड मेथड है, यानी कि ये बनाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंप्लीमेंट्स, ये टूल्स बनाने के लिए कोर मेथड का इस्तेमाल होगा। ये टूल्स बनाने के लिए खुरचनी यानी स्क्रैपर, पॉइंटर, ब्यूरिन, फ्लेक मेथड का इस्तेमाल होगा। यहां एक मेथड ब्लेड मेथड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है इसे समझना जरूरी है। अब देखिए मैं आपको समझाऊं कि इसकी बात करते हैं, फिर इसकी भी बात करेंगे। देखिए यहां मैं समझाता हूं, ये एक इस तरह का पत्थर है, मान लीजिए ये इस तरह का पत्थर है, और ये नदियों के बीच में बह रहा है। तो धीरे 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 जैसे जैसे ये समय गुजरेगा तो समय के साथ साथ इसके किनारे कटते जाएंगे और ये बाद में एक गोले का रूप ले लेगा, ठीक है, एक स्फेयर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब ये स्फेयर के फॉर्म में आ जाएगा, स्फेयर के, तो इसी को हम कहते हैं पेबल, ठीक है, पेबल। अब इस पेबल को अगर हम जमीन पे मारते हैं, जमीन पे मार दिया या पटक दिया, तो क्या होगा, इसके किनारे से बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, बहुत सारे परत छोड़ देंगे। जैसे अगर इसको मैं यहां रखता हूं, ऐसे देखिए, और पटक दिया तो ये ऐसे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया, ठीक है, क्लियर। यानी कि देखिए ये ऐसे निकल जाएगा, ये क्या होगा, ये जब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, और बीच में कुछ बच जाएगा इस तरह का, इस तरह की चीजें बच जाएंगी बीच में, ठीक है, इस तरह की चीज बच गई। तो ये जो होगा ये कोर होता है, इसी को कोर कहते हैं, यही कोर कल्चर है, ठीक है। तो इस समय चूंकि जानवर जो होते थे ना, एनिमल्स, ये तो शिकार करके खाते थे, तो इन्हें बड़े जानवरों को मारना होता था, तो ये कोर जो होगा ये हेवी होगा, ठीक है ना। तो इसी कोर से ये बनाएंगे अपने इंप्लीमेंट्स, ठीक है, इसी कोर से ये इंप्लीमेंट्स बनाएंगे ताकि वो इंप्लीमेंट हेवी होगा और बड़े जानवरों को वो मार सकते हैं। कंपैरेटिवली यहां पे छोटे जानवर होंगे, अभी मैं अब बताता हूं। देखिए अब ये चॉपर क्या है, चॉपर देखिए, अगर आप इस मेथड से इस कोर को उठा के ऐसा बनाते हैं कोई औजार, जिसका जो शार्पनेस है एक साइड है, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, तो ये कहलाएगा चॉपर, ठीक है। अगर ये धार दोनों तरफ हो, ये शार्पनेस अगर दोनों तरफ हो तो ये कहलाएगा चॉपिंग, ठीक है। और
ये अगर इस तरह का हो, ठीक है, दोनों तरफ में से किसी तरफ ये इस तरह का हो, इस तरह का शार्पनेस हो, तो इसको कहेंगे क्लीवर या विदारणी। इसको क्या इस्तेमाल में लाया जाता था? जानवरों को मारने के लिए, पेड़ों के छाल उतारने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। और एक है हैंडेक्स। देखिए ये हैंडेक्स आपको ये इस तरह का होगा, ये हैंडेक्स होगा, ठीक है, ये हैंडेक्स होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अगर कोर से ये कोर उठाया गया और इस कोर सिस्टम से इस तरह का औजार बनाया गया, इस तरह का इंप्लीमेंट बनाया गया, तो इसको कहा जाएगा चॉपर, जिसमें एक तरफ शार्पनेस हो, वन साइडेड, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो। जिसमें दोनों तरफ शार्पनेस हो उसको कहा जाएगा चॉपिंग, ठीक है। और अगर इस तरह का हो तो इसको कहा जाएगा विदारणी यानी क्लीवर, और हैंडेक्स हस्तकुठार इस तरह का होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में दो तरह के कल्चर डेवलप हुए। एक तो चॉपर चॉपिंग कल्चर है, ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, ठीक है। और हैंडेक्स कल्चर है, ये हैंडेक्स कल्चर है, हैंडेक्स कल्चर ये मिलेगा आपको साउथ इंडिया में, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहां पे? कोर मेथड से ये बनाए जाएंगे, ये टूल्स, ये इंप्लीमेंट्स, ये उपकरण, और कौन सा स्टोन इस्तेमाल होगा? क्वार्टजाइट, ठीक है। तो ये हम समझ गए। अब आते हैं मिडिल। इस पीरियड में आते आते जानवर थोड़े छोटे होने लगेंगे, तो आपको हल्के औजार की जरूरत होगी, तो भारी की जरूरत नहीं होगी। कोर तो हेवी होता है, तो ये फ्लेक का इस्तेमाल करने लगेंगे, फ्लेक हल्का होगा। तो इस तरह की चीजें जब बनेंगी तो उसमें देखिए ये जो खुरचनी बनेगा, खुरचनी किस तरह से बनेगा? खुरचनी इस तरह का होगा, देखिए इसमें ऐसे 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 बना होगा। आप घर में देखते होंगे ना, वो जैसे कि हम ग्रेट करते हैं किसी चीज पे, नारियल को या किसी चीज को, तो उसमें कैसे उस पे रगड़ते हैं हम लोग। उसी तरह से आप देखेंगे कि कारपेंटर जब लकड़ी को वो स्क्रैप करता है तो एक उसके पास औजार होता है, टूल होता है जिससे वो रगड़ता है, तो उसी तरह का, लेकिन इसमें ऐसे 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 बना होता था। जैसे हमारे यहाँ वो ग्रेट करने का जो कद्दूकश करने का जो एक वो होता है ना टूल होता है, वो उसी तरह का ये खुरचनी कुछ था। खुरचना यानी कि स्क्रैप करना, स्क्रैप को निकालना, तो ये इस तरह का होगा। बेधनी ये पॉइंटर था, तो बिल्कुल पॉइंटर कैसे होगा? ऐसे बनेगा, और नीचे ये ऊपर से नीचे बिल्कुल ये ऊपर से ये थोड़ा बेस ज्यादा होगा, ताकि ये किसी पेड़ को अगर फाड़ना हो बीच से तो उसमें ऐसे लगा देंगे और पीछे से कुछ मारेंगे। आज भी हम लोग वही करते हैं। तो ये बेधनी था, जिसको पॉइंटर कहा जाता था, पॉइंट भी कहीं कहीं लिखते हैं। ब्यूरी तक्षणी ये बिल्कुल अगर ऐसे देखिए, इसका जो है ना ये इस तरह से होगा, ये ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे यानी कि बिल्कुल अगर हम देखें तो इस तरह का ये आगे की तरफ ये शार्पनेस निकला होगा, ये जो है ना ये ऐसे निकला होगा, इस तरह से दोनों हाथों को जोड़ दे तो ये शार्पनेस होगा जिससे ये काम करेंगे। तो ये इस एज में था, ठीक है, इस तरह का फ्लेक सिस्टम था, फ्लेक कल्चर था यहाँ पे। और जो पत्थर इस्तेमाल किए गए यहां पर तो क्वार्टजाइट था। तो यहां क्या होगा? फ्लेक कल्चर में भी क्वार्टजाइट तो था ही, लेकिन साथ साथ और कुछ स्टोन जुड़ गए, जैसे फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर, ये भी जुड़ गए, ठीक है। अब यहां देखते हैं, यहां भी ये जो स्टोन होंगे, यहां पर ये सारे स्टोन होंगे, यहां पे स्टोन वही होंगे, और ये सारे आपके टूल्स भी इसी तरह के होंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें एक चीज और जुड़ जाएगा, ब्लेड। किस तरह का? इसमें इस तरह से ब्लेड होता है, ठीक है, ब्लेड होता है। तो ब्लेड में क्या होगा? दोनों तरफ से शार्पनेस होता है, देखिए एज होता है ना इस तरह से, दोनों तरफ से शार्पनेस बनाया जाता है। तो इस तरह का यहां पे टूल्स मिलेगा देखने के लिए, और थोड़ा बेटर क्वालिटी मिल सकता है इससे, ठीक है। तो ये जो
कल्चर अलग अलग डेवलप हुए वो इम्प्लीमेंट्स के वजह से थे, और एटमॉस्फेयर के वजह से जानवरों के साइज और उनके हेवीनेस के अकॉर्डिंगली भी ये बनाए गए। पत्थरों की वजह से डिफरेंस था। हाँ, यहाँ एक पत्थर इस्तेमाल किया गया, यहाँ 3-4 पत्थर और जुड़ गए, यहाँ यही पत्थर इस्तेमाल हुए जो मिडिल पैलियोलिथिक एज में इस्तेमाल हुए। तो देखेंगे कि यहां चॉपर चॉपिंग कल्चर है नॉर्थ इंडिया में, यहां हैंड एक्स कल्चर है साउथ इंडिया में, यहां इस तरह के इंप्लीमेंट्स बनाए गए और यहां इस तरह के इंप्लीमेंट्स बनाए गए। तो अब फाइनली हम हर पीरियड में पैलियोलिथिक एज जो है पूरा पाषाण काल के हर पीरियड को लोअर मिडिल और अपर में हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। साइट्स तो बहुत सारे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को हम देख लेते हैं। जैसे एमपी में भीमबेटका है, ठीक है, टी नरसिंहपुर है मध्य प्रदेश में, और भीमबेटका। यूपी में बेलन वैली है जो कि इलाहाबाद के पास मिर्जापुर है, वहीं है यहाँ पे बेलन वैली। उसके बाद राजस्थान में डिडवाना है, महाराष्ट्र में नेवासा है जो कि प्रवरा नदी के किनारे है नेवासा, कश्मीर में पोतवार प्लेटो है, ठीक है, और पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब, वहां पे सोहन रिवर वैली में इसके इंप्लीमेंट्स मिलेंगे, साइट्स हैं, लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैं ये। उसके अलावा जब हम आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स में, तो यहाँ पे देखते हैं नेवासा, फिर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो नेवासा जो है ये प्रवरा नदी के किनारे है, अभी मैंने बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक मिडिल पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है। और चिरकी है और हथनौरा है। तो आपको मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है, ठीक है, इसको मिडिल पैलियोलिथिक एज का प्रारूप स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है उतना। हथनौरा को आप याद रख सकते हैं जहां पे ह्यूमन स्केलेटन मिला है, मानव कंकाल मिला है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, जहां पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। यहां पर होमोसेपियंस आ जाएंगे, आधुनिक मानव, ठीक है, और आइस एज का एंड यहीं पे होगा। मैंने बताया ये भी आइस एज, ये भी आइस एज, यानी हिमयुग दोनों, यहां पे हिमयुग, लोअर अपर पैलियोलिथिक एज खत्म होते होते दैट इज द एंड ऑफ आइस एज, ठीक है। अब देखिए होमोसेपियंस की बात अगर हम करें तो यहां पर इनका कुछ पेंटिंग मिलेगा, कहां पे, भीमबेटका में, भीमबेटका के केव्स में, गुफा में, मध्य प्रदेश में, जिसकी खोज की थी इस केव्स की वीएस वाकणकर, आप याद रख सकते हो, वीएस यहां लिखता हूं मैं दूसरी जगह पे, नीचे लिखता हूं, इसकी इस केव्स की खोज की वीएस वाकणकर। तो इन्होंने ये खोज की भीमबेटका केव्स की, जहां पे आपको पेंटिंग्स मिलेंगे दीवारों पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हम पढ़ेंगे भीमबेटका को, भीमबेटका के बारे में भी। तो यहाँ पे जो कलर यूज किया गया है पेंटिंग में, वो एक तो हरा है, ग्रीन है और डार्क रेड है, यानी गहरा लाल कलर का, गहरे लाल कलर का इस्तेमाल किया गया है। और वहां पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग जानवरों को मार रहे हैं, हिरन दिखेगा, भालू दिखेगा दीवारों पे। तो ये जो था ये जानवरों से लगता है देख के पेंटिंग को कि ये डरते थे, अपनी सुरक्षा के लिए ये उनको मारते थे, ठीक है ना, तो अपने डिफेंस के लिए, तो सेल्फ डिफेंस के लिए जानवरों को मारते थे। उसकी पेंटिंग आपको दीवारों पर दिखेगी, हिरन थे, हिरन को मारते हुए भी दिखाया गया है। तो ये था यहाँ पे। उसके बाद कार्विंग यानी कि नक्काशी, ठीक है, ये तो पेंटिंग था, ये कार्विंग नक्काशी। अब नक्काशी देखिए, लोहदा नाला है बेलन रिवर वैली में, ठीक है, वहां पे बोन्स पे यानी हड्डियों पे मदर गॉडेस मातृ देवी की वो नक्काशी की गई है हड्डियों पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थे पैलियोलिथिक पीरियड के, लोअर के, मिडिल के और अपर के। तो इस तरह से दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।